हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे किन्स के रोजगार व उत्पादन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय छोड़ दिया करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चित्र ज्यादा है, कुछ समीकरण ज्यादा है, तो विद्यार्थियों को लगता है ये टफ है, ये हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये प्रयास करेंगे कि आपको किन्स का रोजगार व उत्पादन का सिद्धांत अच्छे से समझ में आए। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे, देखिए किन्स ने जो किताब लिखी थी 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड मनी, उसमें उन्होंने क्लासिकल सिद्धांत की कटु आलोचना करी। उन्होंने पहले इस बात पर आलोचना करी कि क्लासिकल सिद्धांत में यह माना गया कि अर्थव्यवस्था में सदैव ही पूर्ण रोजगार पाया जाता है, अर्थात हमेशा जो भी प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता है उसको काम मिल जाता है। अगर किसी समय मजदूरों की मांग ज्यादा होगी, पूर्ति कम होगी, तो मजदूरी दर बढ़ जाएगी। मजदूर दर बढ़ने की वजह से श्रमिकों की मांग कम हो जाएगी और जितने भी श्रमिक काम करना चाहते हैं उनको काम मिल जाएगा। किसी समय श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा हो जाती है मांग की तुलना में, तो मजदूरी दर में कमी हो जाएगी। मजदूरी दर में कमी होने की वजह से श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। अगर सस्ता श्रमिक अवेलेबल होता है तो हम घर के कार्य करने के लिए भी श्रमिक रखना चाहेंगे। तो उनका ही मानना था कि अगर मजदूरी दर लोचशील होती है तो अर्थव्यवस्था में स्वतः ही पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। किन्स ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। वो ये चाहेंगे कि नहीं, इस मजदूरी पर तो मैं काम नहीं करूंगा। उन्होंने उसको ऐच्छिक बेरोजगारी की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा कुछ लोग ऐच्छिक रूप से बेरोजगार होते हैं, यानी उनको काम कैसा भी दे दिया जाए वो उस काम को करना पसंद नहीं करते हैं। इस कारण से जो अर्थव्यवस्था का संतुलन है वो पूर्ण रोजगार के संतुलन पर नहीं होकर उससे नीचे होता है और सरकार को सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमेशा अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में असंतुलन होता है, श्रमिकों की मांग और पूर्ति में भी असंतुलन होता है। और ऐसी स्थिति में सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। पर वो पूरी तरह से ये कहते थे कि पूर्ण रोजगार एक काल्पनिक विचार है, क्योंकि कितना भी सरकार के द्वारा भी प्रयास कर लिया जाए फिर भी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ऐच्छिक रूप से बेरोजगार ही रहना चाहेंगे। हमारे आसपास में भी हम देखते हैं तो कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। आप उनको कोई भी काम बता देंगे तो वो बोलेंगे कि हम लोग का ये स्टैंडर्ड का काम नहीं है, ये काम मुझे आता नहीं है, इसके बारे में मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है, इस काम में तो मैं श्रमिक रखूंगा तो वो कार्य नहीं करेंगे। कुल मिलाकर वो किसी न किसी बहाने से कार्य को टालने का प्रयास करेंगे। तो इसी हिसाब से उनका जो किन्स का मानना था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, जबकि वास्तव में पूर्ण रोजगार पाया नहीं जाता। दूसरी बात ये कहते थे कि इन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अगर किसी समय श्रमिकों की पूर्ति ज्यादा होगी और मांग कम होगी तो ऐसी स्थिति में मजदूरी दर कम हो जाएगी। जबकि किन्स का ये कहना था कि सामान्य रूप से मजदूरी दर जो है वो ऊपर की ओर तो परिवर्तनशील होती है पर नीचे की ओर परिवर्तनशील नहीं होती है। अर्थात श्रमिकों की आप मजदूरी बढ़ाना चाहेंगे तो वो मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी मजदूरी को बढ़वाने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर अगर मजदूरी दर कम करना चाहेंगे तो श्रमिक संगठन बना लेंगे, हड़ताल करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तालाबंदी करेंगे, आपस में संगठित हो जाएंगे, फैक्ट्री पर ताला लगा देंगे, पर वो मजदूरी को कम नहीं करने देंगे। अर्थात जो किन्स का ये मानना था कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या मान रहे थे कि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर ये बहुत परिवर्तनशील है, यानी आप अगर श्रम की डिमांड बढ़ जाएगी तो मजदूरी दर बढ़ जाएगी। मजदूरी दर यहाँ W/P2 हो जाएगी, पहले W/P1 थी। और श्रमिकों की मांग घटेगी तो मजदूरी दर भी घट जाएगी। अब जो किन्स जो कह रहे हैं कि नहीं, मजदूरी दर जो है वो मजदूरी दर नीचे से तो कांस्टेंट है, ऊपर की तरफ परिवर्तनशील हो सकती है। अर्थात श्रमिक जो है
मजदूरी बढ़ाने का विरोध नहीं करते हैं, पर श्रमिक मजदूरी दर को कम करने का विरोध करते हैं, आपस में संगठित हो जाते हैं। जैसे इंडिया में हम देखें, भारतीय मजदूर संघ है, इंटक है, कई प्रकार के मजदूर संघ है, वो क्या करते हैं, मजदूरी को बढ़ाने के लिए ही आंदोलन करते हैं। कभी किसी श्रमिक संगठन को आपने मजदूरी को कम करने के लिए बात करते हुए नहीं देखा होगा। तीसरी चीज जो केन्स का मानना था कि इन्होंने जो श्रम का पूर्ति वक्र दिया है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो श्रम का पूर्ति वक्र दिया है, वो भी दोषपूर्ण है। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, आप देखिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स देते हैं श्रम का पूर्ति वक्र इस प्रकार का, सप्लाई ऑफ लेबर, यानी वास्तविक मजदूरी दर अगर W1 P1 है तो सप्लाई S1 है, वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी तो सप्लाई और बढ़ेगी, वास्तविक मजदूरी दर को और बढ़ा दीजिए, श्रम की सप्लाई और बढ़ जाएगी। जबकि केन्स का कहना था कि श्रम का पूर्ति वक्र वास्तव में जो जैसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा है वैसा श्रम का पूर्ति वक्र नहीं होता है। केन्स के अनुसार श्रम का पूर्ति वक्र यूं पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, यानी एक सीमा तक आप मजदूरी दर बढ़ाएंगे तो श्रम की पूर्ति L1 से L2 होगी, और एक सीमा से ज्यादा मजदूरी बढ़ेगी तो श्रमिक कार्य के स्थान पर किसको प्राथमिकता देंगे, आराम को। एक सीमा से ज्यादा मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी तो वो कार्य नहीं करना चाहेगा, वो क्या करेगा, अगले दिन आराम करना चाहेगा। हमारे यहाँ श्रमिकों में ये प्रवृत्ति होती है कि उनको अगले दिन अगर पैसा है अगले दिन खर्चे का तो वो काम करना पसंद नहीं करते। तो केन्स का ये मानना था कि जो श्रम का पूर्ति वक्र है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी श्रम की पूर्ति बढ़ती चली जाएगी, तो केन्स का कहना था कि ये गलत है। वास्तव में श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ता हुआ होता है, यानी एक सीमा तक वास्तविक मजदूरी दर बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ती है, पर एक सीमा से ज्यादा अगर वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति बढ़ने के स्थान पर घटने लग जाएगी। पीछे की ओर श्रम का जो पूर्ति वक्र है उसके बारे में हम अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो कहा, अगली बात उन्होंने कही कि क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे। अगली बात देखिए, पहली आलोचना उन्होंने करी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की कि पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है। दूसरी उन्होंने करी कि मजदूरी दर कम नहीं होती। तीसरी उन्होंने आलोचना करी श्रम की पूर्ति की। ये मैंने 3 बात डिस्कस करी। चौथी आलोचना की हम बात करें, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा कि सेविंग इज फंक्शन ऑफ आर। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था क्लासिकल इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट इज फंक्शन ऑफ आर, सेविंग इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ आर। यानी वो क्या कहते थे, वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो बचत भी ज्यादा होगी, और इन्वेस्टमेंट में उल्टा संबंध है। ब्याज दर ज्यादा होगी तो निवेश कम होगा, ब्याज दर कम होगी तो निवेश ज्यादा होगा। ये आपको याद, पहले जो वीडियो था उसमें आपको ध्यान में होगा R1 R2 और क्लास ये बोलते थे कि जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग वक्र आपस में काटेंगे वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण होगा। केन्स कहते हैं कि ये गलत है। केन्स का मानना था कि सेविंग इज फंक्शनली रिलेटेड विथ इनकम। केन्स का ये मानना था कि बचत, ब्याज दर कितनी भी हो, एक गरीब आदमी उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो बचत कहां से करेगा। तो वो ये कह रहे थे कि जो सेविंग है वो व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है। व्यक्ति की आय ज्यादा होगी तो बचत भी ज्यादा करेगा, आय कम होगी तो बचत भी कम करेगा। कितनी ही बैंक की ब्याज दर हो जाए, एक व्यक्ति महीने में 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो उसको खर्च नहीं कर पाएगा, भले ब्याज दर शून्य भी हो जाएगी तो भी अगर वो 2 लाख ही खर्च कर पाएगा तो 8 लाख उसको सेविंग होगी। और ये इसकी व्याख्या उन्होंने उपभोग फलन से करी थी, और वो कहते थे y बराबर होता है C+S। ये उन्होंने उपभोग फलन दिया था और ये बताया था कि जो बचत है वो बचत आय पर डिपेंड करती है। और उन्होंने इसके लिए कर्व यूं दिया था कि देखिए, पहले तो स्टार्टिंग बचत जो है वो आय पर डिपेंड करती है, तो यहां बचत फलन ये है, आय y1 है तो बचत S1, आय बढ़कर y2 हो जाएगी तो बचत बढ़कर S2 हो जाएगी। इन्होंने S इक्वल फंक्शन ऑफ y का, ये हम अलग से जब इनका पूरा सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे तब इस पे और भी हम चर्चा करेंगे। तो ये तीसरी, इनकी चौथी इनकी आलोचना थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स की
कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते थे कि सेविंग इज डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट द केन्स इज सेइंग that the saving is not depend on the rate of interest, it is depend on the income. If income will high, then the saving will high. If income will low, then the saving will also low. Next one, एक और आलोचना इन्होंने, पांचवी बात इन्होंने कही, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। अगर बैंकों में ब्याज दर ज्यादा होगी तो मुद्रा की मांग कम की जाएगी। लोग पैसे को ज्यादा से ज्यादा बचाकर रखना चाहेंगे क्योंकि बैंक में अच्छा ब्याज दर मिल रहा है, तो मुद्रा की मांग को कम करेंगे, और ब्याज दर कम होगी तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। केन्स का कहना था कि मुद्रा की मांग जो होती है वो मूल रूप से 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है, एक लेन देन के लिए, एक सतर्कता के लिए और एक सट्टे के उद्देश्य के लिए की जाती है। केन्स का मानना था कि व्यक्ति अपनी आय का जो भाग नगद रखता है वो मूल रूप से 3 उद्देश्यों के लिए रखता है। एक सामान्य लेन देन के लिए, उसको डे टू डे जो चीजें खरीदनी होती है उसके लिए आय का कुछ भाग नगद रखता है। अगर उसको ब्रेड खरीदनी है, उसको नमकीन खरीदनी है, उसको बिजली के बिल का पेमेंट करना है, उसको मकान का किराया देना है, उसको टैक्सी का पैसा देना है, उसको और भी कोई खर्चा करना है, तो कुछ पैसा वो आय का नगद रखता है। यानी उनके मुद्रा की जो मांग है, केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य लेन देन, लेन देन इज फंक्शन ऑफ वाई। हर व्यक्ति लेन देन के लिए कुछ ना कुछ नगद रखता है। जो गरीब आदमी है वो जेब में हो सकता है 500 रुपए लेन देन के लिए रखे, 100 रुपए ही रखे, 10 रुपए ही रखे। अमीर आदमी, मिडिल क्लास आदमी लेन देन के लिए 2-3 हजार रुपए जेब में लेकर निकल सकता है, और जो गरीब अमीर आदमी है हो सकता है लेन देन के लिए 10 से 50 हजार रुपए तक रख सकता है। दूसरी, एक व्यक्ति पैसा नगद रखता है वो सतर्कता के लिए रखता है। ये L2 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई। केन्स के अनुसार व्यक्ति की मुद्रा की मांग का दूसरा उद्देश्य होता है सतर्कता के लिए। सतर्कता का मतलब अचानक कोई चीज हो जाए। हम सामान्य रूप से अगर हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो भी हम 200-400 रुपए रखना चाहेंगे कि पता नहीं क्या हो जाए, मोटरसाइकिल में कोई खराबी हो जाए, कुछ हो जाए। हम सामान्य रूप से अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, वहां जाने का किराया 100 रुपए, आने का किराया 100 रुपए, फिर भी हम वहां जाएंगे तो 500 रुपए लेकर जाएंगे। किस लिए? सतर्कता के लिए। हर आदमी आय का कुछ भाग सतर्कता के लिए रखता है। अचानक से कोई खर्चा हो जाए उसके लिए रखता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, वहां पर हमको पता है कि 1000 रुपए से ज्यादा खर्चा होना नहीं है, फिर भी हम 1000 रुपए और एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं, वो सतर्कता के लिए लेकर जाते हैं कि हो सकता है जो टिकट हम खरीद कर बस में बैठे वो टिकट ही खो जाए, या और कोई खर्चा आ जाए सामने, किसी को बीमार। देखिए, घर में हम कुछ पैसा नगद रखते हैं कि अचानक से कोई सदस्य, पारिवारिक सदस्य बीमार हो जाए, अचानक कोई मेहमान आ जाए, उनके लिए कुछ मंगवाना पड़ जाए, वो एक सतर्कता की बात है। तीसरा उन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो नगद मुद्रा रखता है या मुद्रा की मांग करता है, वो तीसरा उद्देश्य होता है सट्टे का उद्देश्य। तो ये बोल रहे थे कि मुद्रा की मांग जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये कहते हैं, देखिए ये L3 के लिए बोलते हैं फंक्शन ऑफ आर। सट्टे के लिए जो मुद्रा की मांग रखी जाती है वो ब्याज दर की पूरक होती है। अगर बैंकों में अच्छा ब्याज दर मिल रहा है तो लोग सट्टे के लिए पैसा नहीं रखेंगे, क्योंकि बैंक में ही अगर 5 साल में उनका पैसा दुगना हो रहा है, 4 साल में दुगना हो रहा है, 6 साल में दुगना हो रहा है, तो वो सट्टे के लिए नहीं रखेंगे। पर अगर बैंकों में ब्याज दर बहुत ही कम है तो व्यक्ति अपनी मुद्रा को नगद रखेगा। कोई अच्छा जमीन का सौदा मिल जाए, कोई अच्छा तेजी मंडी का काम कर ले, शेयर मार्केट में कोई शेयर उसको अच्छा मिल जाए, या कोई अचानक से उसके पास उधार लेने आए तो वो अधिक ब्याज दर पर उसको उधार दे दे। इस प्रकार से आय का कुछ भाग सट्टे के लिए रखता है। जो केन्स कहते थे, जहां क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते थे कि मुद्रा की मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है, जबकि केन्स का ये मानना था कि मुद्रा की मांग केवल ब्याज दर पर निर्भर नहीं करती है, मुद्रा की मांग आय पर भी निर्भर करती है और ब्याज दर पर भी निर्भर करती है। क्योंकि व्यक्ति कुछ पैसा लेन देन के लिए रखना चाहता है, कुछ पैसा सतर्कता के लिए रखना चाहता है, और बाकी जो पैसा है वो ब्याज दर पर निर्भर करता है, जो कि सट्टे के उद्देश्य है। तो इन आधार पर क्लासिकल जो विचारधारा थी उसकी मुख्य रूप से 5 आधार पर केन्स के द्वारा आलोचना की गई। एक तो पूर्ण रोजगार की मान्यता जो क्लासिकल की थी उसका इन्होंने विरोध किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि मजदूरी दर लोचशील होती है, उसका भी केन्स के द्वारा विरोध किया गया कि मजदूरी दर लोचशील नहीं होती है। इसके अलावा जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि बचत ब्याज दर पर निर्भर करती है, वो भी केन्स ने उसके लिए उसका विरोध किया कि बचत ब्याज दर पर निर्भर नहीं कर आय पर करती है। इस प्रकार से मुद्रा की मांग को उन्होंने केवल ब्याज दर पर निर्भर बताया था, जबकि केन्स का यह मानना था कि मुद्रा की मांग ब्याज दर पर नहीं, आय और ब्याज दर दोनों पर निर्भर करती है। इसके अलावा एक और जो बात की थी
वो आलोचना थी कि उन्होंने बोला था कि श्रम का पूर्ति वक्र सीधा पॉजिटिव एक्सिस पर जाता होता है, यानी धनात्मक होता है, जबकि इन्होंने मानना था कि श्रम का पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ता होता है। ये कुछ हमने बात करी, केवल ये बात करी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स और किन्स में किन किन बातों पर विरोध था। अब हम बात करते हैं कि किन्स ने कौन सी 3 नई बात बताई, किन्स के कौन से 3 नवाचार है, उसके बाद हम किन्स के सारे सिद्धांत की बात हम डिस्कस करेंगे। तो किन्स के 3 नवाचार की हम बात करते हैं। किन्स के द्वारा दिए गए 3 नवाचार जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से अलग थे, उसमें से एक फर्स्ट बचत आय पर निर्भर, ये हमने डिस्कस भी किया। देखिए ये कहते हैं y = c + s। इफ चेंज इन इनकम देयर विल बी चेंज इन कंजप्शन, भी चेंज होगा, सेविंग भी चेंज होगी। अब ये कह रहे हैं कि सेविंग = y - c, यानी हमारे पास जो बचत है वो आय में से हमने कितना खर्चा किया वो बचत है। तो किन्स का ये मानना था कि इफ इनकम ज्यादा होगी तो सेविंग भी ज्यादा होगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। तो सेविंग वक्र जो है वो डिपेंड करता है आय पर, आय y1 तो सेविंग s1, आय बढ़कर y2 हो गई तो सेविंग बढ़कर s2 हो जाएगी। तो पहली जो मेन अलग चीज दी थी किन्स के द्वारा दी गई थी वो ये दी गई थी कि s इज फंक्शन ऑफ y। तो यहां उन्होंने दिया था s इज फंक्शन ऑफ y और डेल s बाय डेल y इज पॉजिटिव, यानी बचत आय पर निर्भर करती है और बचत और आय में धनात्मक सहसंबंध है, यानी इसका प्रथम अवकलन धनात्मक होता है। मतलब यह है कि आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी और आय घटेगी तो बचत भी घटेगी। अगली जो दूसरी बात किन्स के द्वारा की गई वो की गई कि मुद्रा की मांग है। सेकंड इसकी नवाचार है मुद्रा की मांग। 3 उद्देश्य के लिए होती है, मैंने अभी भी आपको बताया। पहला लेन देन, दूसरा सतर्कता, इन दोनों का हमने बोला KPY, एम डिमांड इज KPY। हमने माना ये दोनों जो लेन देन और सतर्कता ये डिपेंड करता है पर। और तीसरी मांग जो है सट्टे की मांग, L और R। तो कुल मनी डिमांड हो गई KPY, यानी लेन देन और सतर्कता की तो आय पर डिपेंड करती है और सट्टे की मांग ब्याज दर पर डिपेंड करती है। ये किन्स के द्वारा जो नवाचार था, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा जो उत्पादन व रोजगार का सिद्धांत दिया गया था, उसमें एक दूसरा नवाचार था कि इन्होंने मुद्रा की मांग को 2 भागों में बांटा था। उन्होंने केवल मुद्रा की मांग को ब्याज दर से संबंधित किया था, इसके बारे में हमने और भी डिस्कस कर लिया। तीसरी जो चीज है जो इनके द्वारा एक नई दी गई वो है मौद्रिक मजदूरी दर। मौद्रिक मजदूरी दर कि नीचे की ओर अनियमितता, यानी इन्होंने क्या कहा कि मजदूरी दर W = W0, यानी मजदूरी दर वेज रेट और सप्लाई ऑफ लेबर, ये जो है वेज रेट जो है वो ऊपर की तरफ तो चलेगी पर नीचे एक स्थिर हो गई, ये चलेगी W, यानी ये इससे नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जैसे जैसे डिमांड होगी। यानी सामान्य रूप से क्या होता है, मजदूरी एक श्रम संघ ये मजदूरी दर है, इस मजदूरी से नीचे तो काम नहीं करेंगे। आज आप काम करना चाहें तो 350 से नीचे आपको लेबर नहीं मिलेगी, लेबर काम नहीं करेगी, घर चली जाएगी, दिन भर वहां लेबर जहां पर इकट्ठी होती है वहां इकट्ठी होगी, अपना थोड़ा बहुत खर्चा करेगी, चली जाएगी, पर 350 से नीचे वो काम करना नहीं चाहेंगे। और आपकी डिमांड ज्यादा है तो 450 पर भी तैयार हो जाएंगे, 500 पर भी तैयार हो जाएंगे, आप 1000 रुपए देंगे उस पर भी तैयार हो जाएंगे। पर 350 आपने मान लीजिए आज उन्होंने 350 के मजदूर को आज 700 दिए, अगले दिन आप कहना चाहें क्या 350 की जगह तो 200 रुपए ले ले, चल काम कर, वो नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मजदूरी दर नीचे की ओर एनएम में होती है, ऊपर की ओर ये लोसिल होती है। ये
क्लासिकल इकोनॉमिक्स से कुछ अलग था, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानते थे कि मजदूरी दर लोचशील होती है। तो ये तीन मुख्य नवाचार जो कीन्स के रोजगार सिद्धांत में है, उसका परिणाम क्या हुआ कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हमने वास्तविक क्षेत्र को अलग किया, मौद्रिक क्षेत्र को अलग किया। अब जब हमने चित्र बनाए तो 4 चित्र अलग थे और बचत और सेविंग का चित्र उससे जुड़ा हुआ नहीं था। जबकि किन्स ने इन नवाचारों के माध्यम से बचत और निवेश को भी उत्पादन व रोजगार के एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम किन्स का पूरा रोजगार का एक सिद्धांत का पूरा मॉडल वित्त समीकरण देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उस पर चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि किन्स ने किन किन आधार पर क्लासिकल सिद्धांत की आलोचना की। कई बार परीक्षा में प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि किन्स के द्वारा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की किन आधारों पर आलोचना की गई, इनको बतलाते हुए किन्स का उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत बताइए। तो आपको वहां पर ये आलोचनाओं की डिस्कस करना है।